अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ स्टार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि ये जो आज खबर हमने पढ़ी सुबह उठ के, और वो ये थी कि जो एक बड़ा डेस्टर्डली अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक डीआई खान में, जिसमें 25 के करीब जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, वो शहीद हुए हैं। और जो टेररिस्ट थे, वो भी 25-27 के करीब जो थे, उनको भी मार दिया गया। तो एक बहुत ही डेस्टर्डली अटैक, बहुत ही बुज़दिलाना अटैक। और निहत्ते जिस तरह के एक सिटिंग डक्स जिस तरह बैठी हुई होती हैं, उस तरह जाके एकदम किसी के ऊपर आप अटैक कर दें तो फिर क्या होगा? तो इसका भी ज़रा तजिया करें कि ये क्यों एकदम सिलसिला इस तरह का शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा भयानक किस्म का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अल अज़ीज़िया में भी जनाब जो बबलू साहब हैं, वो बरी हो गए हैं। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अदलिया जो है वो एक्सपोज़ हो रही है। और साथ ही साथ एक्सपोज़िशन जो है उसका ये भी आप ज़रा देख लें कि जो साइफ़र ट्रायल है, उसमें आप देख लें कि क्या हो रहा है। और उसमें शीशों की दीवारें लगा दी गई हैं। और जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, वो अब पंजाब के अंदर आने वाले हैं, और सुना है कि बड़े-बड़े नाम जो हैं, वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, खतबाज़ी जो है, कल भी मैंने आपको बताई थी कि वो शुरू हो गई है जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की और जनाब चीफ जस्टिस साहब की। तो ये ज़रा देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। भुट्टो ट्रायल जो है वो भी शुरू खोल के रख दिया गया और सारा का सारा। और उसमें जिस तरीके से एक्सपोज़ हुए हैं बिलावल साहब, वो भी आपने देख लिया होगा। तो ये तमाम उमूर जो हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो डीआई खान वाला वाक़या है, बड़ा ही अफ़सोसनाक, बहुत ही दिल दुखा हुआ है आज। ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है जी? देखिए, काफी अरसे से केपीके जो है वो दोबारा दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है। हुँ, और जिस अंदाज से वहां से खबरें आती हैं, इसका मतलब है कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर जो वो बैठे हुए लोग हैं, और जो पाकिस्तान का मुतालबा था कि जनाब टीटीपी को रोका जाए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से, उसमें हमें हाँ, कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही है। और टीटीपी के खात्मे के हवाले से भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान एक डेफिसिट है। उसकी एक रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। और जिस हुँ, अंदाज से अफगानियों को यहाँ से निकाला गया, उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब केपीके के हालात जो है वो इलेक्शन के हक में नहीं है, और यहाँ हमें सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट हैं। अच्छा, हुँ, अब अगर आपने इलेक्शन से बाहर निकलना है तो आपको चंद ठोस वजूहात चाहिए। और उन ठोस वजूहात में एक वजह जो है वो सिक्योरिटी का इशू भी हो सकता है। इसलिए हुँ, मुझे लगता यह है कि जो टेररिज्म है, इसके ताने बाने जो है कहीं हमारे इंतखाबी अमल से ना जुड़ जाए, और हुँ। इंतखाबात के बारे में जो इबाम पाया जा रहा है, कहीं ये उसका निशाना ना बन जाए। बहरहाल हुँ। एक बड़ी बुजदिलाना किस्म की बहुत ही कार्रवाई है। बुरा। और अल्लाह ताला दहशतगर्दी की उनके जो दर्जात कार्रवाई हो रही है। बुलंद करे। जी जी। हाँ, अल्लाह हाँ उनके जी, तो दर्जात मेरा बुलंद करे। मतलब है जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरह से अपने हालात का मुकाबला कर रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन मसला ये है, ये दहशतगर्दी कब होती है? हुँ, दहशतगर्दी तब होती है जब आपके यहाँ एक अपने घर के कुछ मामलात खराब हो जाए, और आपके हुँ, अपने अंदर एक अनसर्टेनिटी मौजूद हो, पॉलिटिकल वैक्यूम मौजूद हो, इकोनॉमिक वैक्यूम मौजूद हो, और सिक्योरिटी का वैक्यूम मौजूद हो। अब इस वक्त तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी को डील करने से ज्यादा हम अपनी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म के खेल में कहीं गुम होकर रह गए हैं। और उसका हुँ, फायदा जो है वो टेररिस्ट फोर्सेस उठाती हैं। और टेररिस्टों की जो सबसे बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी होती है, वो एग्जिस्टिंग वैक्यूम जो है उसका फायदा उठाते हैं, और उससे फायदा उठाकर अपनी कार्रवाइयां करते हैं। तो मेरा मौकफ ये भी है कि दहशतगर्दी को डील करना अपनी जगह, लेकिन जो पॉलिटिकल वैक्यूम हमने क्रिएट किया हुआ है, और जिस किस्म के उसको मसाइल हमने सियासी और सिक्योरिटी के पैदा कर दिए हैं, और जिस किस्म के डेफिसिट्स हैं हमारे यहाँ, फिर आप ये देखिए ना, इस लड़ाई के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टियां कहीं नजर नहीं आती। ये सारा कहीं भी मलबा नहीं। हमने उठा के सिक्योरिटी इदारों को डाल दिया है कि सिक्योरिटी इदारे जाने और उनका काम जाने। जबकि पॉलिटिकल पार्टियां इस सारे मामले में पॉलिटिकल स्कोर तो करती हैं, लेकिन पॉलिटिकली लीड करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, नहीं होती। पॉलिटिकली लीड कौन करेगा? केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं करती, उसके पास तो ये मैंडेट भी नहीं होता। इसलिए वो जब तक आपके यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, आप ठोस तरीके से चीजों को लेकर आगे नहीं चलेंगे, इसके ऊपर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेके अब कोई उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, और जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है उसके अंदर एक कम आहंगी पैदा नहीं होगी,
तो मैं नहीं समझता कि हम ये जो दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं उसमें बड़े कामयाबी हासिल करेंगे। और दूसरा तनाजुर, जब तक हम अफगानिस्तान के साथ अपने मामला दुरुस्त नहीं करते, और खासतौर पे टीटीपी के मामले में हमें कोई बड़ी पेशरफ्त नजर नहीं आती अफगानिस्तान से, तो फिर बातचीत जो है वो और ज्यादा मसाइल पैदा करेगी। ठीक है। अच्छा जी, जरा ये बताएं कि जरा ये अल अज़ीज़िया वाला जो मामला हुआ है, पहले हमने देखा कि पहले केस में भी वो बरी हो गए, और आज भी हम देख रहे हैं कि अल अज़ीज़िया से भी जो रेफरेंस था उसमें भी काम मुकम्मल हो गया। और ये जो नैब वाले हैं, उनकी दस्तावेजात से तो जस्टिस साहब जो है, चीफ इन जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा जी कि ये तो साबित ही कुछ नहीं होता। और ये वो कह रहे हैं कि वाजिद ज़ियाद तो खुद मान रहे हैं कि मलकियत का कोई सबूत नहीं है, मफरूज़े पर कभी सजा नहीं होती। तो ये जो पहले इन्होंने सजाएं किस मफरूज़े पे दी थी, और अब जो है कह रहे हैं कि मफरूज़े पे हम सजा नहीं देते, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये तो एक मजाक बन के रह गया। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद। और आपको क्या कोई इबाम था कि नवाज शरीफ साहब के ये सारे मुकदमात खत्म नहीं होंगे? वो तो आए इसी बुनियाद के ऊपर थे, और एक खास मनसूबाबंदी और एक खास हिकमत अमली और एक खास डील के तहत लाए गए थे, और ये तमाम मुकदमात से उनको क्लीन चिट मिलनी थी, इसीलिए वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। वरना वो अपने भाई की हुकूमत में भी आ सकते थे, पहले भी आ सकते थे, वो नहीं आए। जब मामला तय हो गए तो वही नैब, वही प्रोसिक्यूटर, वही FIA, वही अदालतें, वही जजेस, सबके एटीट्यूड बदल गए। अच्छा, अब इसमें समझने की जो चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एहतसाब जो है वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, कभी किसी की हिमायत में और कभी किसी की मुखालफत में। कल ये नवाज शरीफ की मुखालफत में इस्तेमाल हुआ, आज वो नवाज शरीफ की हिमायत में इस्तेमाल हुआ। कल वो इमरान खान के साथ कुछ और सलूक था, आज उनके खिलाफ टूल सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मामलात हैं इनको कानूनी नुक्ता नजर से नहीं देखा गया। ये नहीं देखा गया कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब के क्या इसमें लकूनाज हैं, गैप्स हैं, क्या उन्होंने अकरबा परवरी की है, कहाँ उन्होंने करप्शन की है, कहाँ उन्होंने बदनवानी की है, कहाँ उन्होंने चीजें प्रोवाइड नहीं की, छुपाया चीजों को। ये मसला नहीं है। मसला तो एक सियासी था, और सियासी मसले में जब उनके साथ मसालत हो गई और इमरान खान की दुश्मनी में जब आपको नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है, तो फिर यही वो दरबार होगा जो सजाया गया है इस वक्त नवाज शरीफ साहब के हक में। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है जो मैं बार बार उठाता हूँ कि ये जो नैब, प्रोसिक्यूटर, अदालतें, जजेस, वकील, जितने भी लोग हैं, क्या इनको सजाएं नहीं मिलनी चाहिए असूली तौर पे, जिन्होंने कौम का अरबों रुपए बर्बाद किया और जिन्होंने कौम का वक्त भी बर्बाद किया, एक साबिक वजीर आजम को इस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इदारों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, और आज वही इदारे जो है वो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने तो इदारों को एक मजाक बना के रख दिया है। और जब अब कल इमरान खान को क्लीन चिट मिल रही होगी, परसों जरदारी साहब को क्लीन चिट मिल रही होगी, ये जो तरीकाकार हमने अपना मजाक बना दिया एहतसाब का, अपने अदालती निजाम का, तो मैं तो इस पर क्या कर सकता हूं कि सिवाय इसके अलावा कि हम मातम कर सकते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में करप्शन हुई है, हमें पता है कि पाकिस्तान में बदनवानी हुई है, हमें पता है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब अगर इन लोगों ने नहीं की तो असरार किसाना साहब या आपने की है या मैंने की है, फिर किसी और ने की होगी। यानी कि ये तो नहीं हो सकता ना। राव अनवार साहब बता रहे हैं ना जी, राव अनवार साहब बता रहे हैं ना कि 700 अरब तो इन 500 सालों में, सॉरी सिर्फ 5 सालों में ये ले गए बाहर, 700 अरब रुपया। सर बात ये है ना कि जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी, तो फिर आप उससे नतीजा क्या निकालेंगे, मुझे बताइए ना। और जब आप इसको नतीजा आपने यही निकालना है किसी की हिमायत का और किसी की मुखालफत का, तो पाकिस्तान में तो अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान में ये इदारे बंद कर देने चाहिए। पाकिस्तान में नैब की कोई जरूरत नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स की कोई जरूरत नहीं है, अदालतों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो एक बनाना रिपब्लिक की तरह रियासती निजाम को चलाना चाहते हैं। जिसकी गर्दन पकड़नी हो उसकी गर्दन दबोच लेते हैं, जिसको छोड़ना हो उसको फिर छोड़ देते हैं। ये नवाज शरीफ साहब के साथ आज यही हो रहा है, और वो कहते हैं कि मैं बड़ा सुरखरू हुआ हूं। भाई सुरखरू तो आपने होना था, क्योंकि आप एक डील के तहत गए थे और एक डील के तहत वापस आए। जब मामला तय हो गए तो अब आपको लगता है कि इसमें सुरखरू हो गया हूं और मैं बेगुनाह साबित हो गया हूं। अब इसी तरह के बेगुनाह जरदारी साहब भी हैं, इसी तरह के बेगुनाह और भी बेशुमार लोग पाकिस्तान की सियासत में बड़ा जमात सियासतदानी नहीं है, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें बड़े बड़े हमारे ताकतवर हल्के हैं, उनको किस तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं इस पूरे खेल में। सही बात। अच्छा, ये साइफर ट्रायल में भी जो है ये अदलिया का ये जो बायस है एक्सपोज हो रहा है। अभी आप देखें कि जिस तरीके से कल
इमरान खान का ट्रायल हुआ है और आज उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आज की जाएगी शाह महमूद के ऊपर भी और उनके ऊपर भी। तो ये जो साइफर ट्रायल हुआ है उसमें जर्नलिस्टों को बीच में इंटरेक्ट नहीं करने दिया गया। आज इस वक्त हमने सुना कि जनाब वो शीशे की दीवारें लगा दी गई हैं ताकि आपस में गुफ्तगू ना कर सकें। किस चीज़ का खौफ है कि कोई बात ना बाहर आ जाए, कोई बात वो जर्नलिस्टों के साथ शेयर ना कर लें? तो इसमें क्या मसला क्या है? देखिए, वो जो पिछली दफा 9 मिनट की गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, उसने हाँ। पूरे रियासती निजाम में काफी मसाइल पैदा कर दिए हैं और उनके सियासी मुखालफिन जो हैं उनको काफी सुर्खी का सामना करना पड़ा है इमरान खान के बड़े जोरदार किस्म के बयानात के जरिए। इसलिए अब ये रास्ता इख्तियार किया गया है कि जनाब अदालती हुक्म अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ इमरान खान को किसी भी सूरत में किसी के साथ बराह रास्त बातचीत करने का मौका ना मिल सके, और खास तौर पर मीडिया के साथ तो उनको बिल्कुल गुफ्तगू ना मिले। अब मुझे लग ये रहा था कि ये ऐसा मुकदमा है, यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार, ये उसके साथ ये मुकदमा चल रहा है जिसको चारों तरफ से घेरा गया है, चारों तरफ से शीशे के दरवाजे बना दिए गए हैं, खिड़कियां बना दी गई हैं और लॉक लगा दिए गए हैं और किसी तक उन तक उनकी बराह रास्त एक्सेस नहीं होगी। यानी ये मैंने आपको कहा ना, ये जो फेयर ट्रायल का जो लॉ है ये उसकी नफी है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब उनको मसला ये आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर हम इतनी सख्तियां कर रहे हैं, इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो इत्मीनानियत का पहलू है वो खत्म होने वाला ही नहीं है। वो नहीं वो होगा। अभी उनके बुकरा ने जिन्होंने गुफ्तगू की है वो कहते हैं बड़े हशाश बशाश थे और बड़े हाँ। अपनी साइकिल चलाकर अपनी एक्सरसाइज करके आए थे और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो बीमारी के बहाने, वो पेट में दर्द होना, वो कमर में दर्द होना, वो दिल के मसले मसाइल होना, वो जो अपना खौफ की कैफियत होती है वो तो नहीं है। अब इसीलिए फिर उन पर सख्तियां भी की जा रही हैं ताकि उनकी गुफ्तगू जो है, असल में एक बुनियादी चीज ये है कि उनको काटना है पैगाम रसानी से कि वो अपने और अवाम के बात नहीं कर दरमियान या अपने और अपनी पार्टी के दरमियान जो है ना गुफ्तगू कर सकें। उसका एक जरिया तो मीडिया था, वो मीडिया को भी नहीं है रसाई, और इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनके, उनको भी रसाई नहीं है सवाए बुकला के अलावा। तो इसलिए ये मुकदमा एक खास नोयत का मुकदमा है पाकिस्तान में, इससे पहले इसकी नज़ीर कोई नहीं मिलती हमें। अच्छा, ये जो मरवत साहब वगैरह और दूसरे जो वकला बाहर आए हैं आज, उन्होंने जो बातचीत की है उसमें उन्होंने ये बताया कि अब उन्हें कहा गया है कि जी पंजाब के अंदर भी कन्वेंशन का आगाज़ किया जाए। तो एक तो ये है कि उसका मुझे बताएं कि उसमें अब क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी और पंजाब गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी। दूसरा ये है कि ये भी पता चला है कि कुछ नई बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो पीटीआई के अंदर शामिल होना चाहती हैं पंजाब में से। वो कौन से लोग हो सकते हैं? देखिए, उसकी एक वजह है कि पंजाब के अंदर जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो इमरान खान के हक में आ रहे हैं। ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना सर, इनकी मजबूरियां होती हैं, इनको दो किस्म की यकीन दहानियां चाहिए होती हैं। एक यकीन दहानी ये कि इनको किसी खास जमात में शामिल करने वाले इस बात की जमानत दें कि उनको हर सूरत में जिताया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्टेबल्स एक लहर देखते हैं, एक मोमेंटम देखते हैं कि किसकी लहर है और किसकी मोमेंटम है। अब वो देख रहे हैं कि जनाब जो लहर है वो इमरान खान की है, वोट इमरान खान का है। उस पर जावेद हाशमी को भी मैदान में कूदना पड़ा और इमरान खान के साथ अपनी ज़ाहिर यकजहती का मुजाहरा करना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि उन्होंने भी बड़ी जेलें काटी हैं और बड़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन जो आज हो रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, उनके बकौल इसकी तारीफ में कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो इसलिए अब वो उनकी जो हमदर्दी का पहलू है वो बहुत बढ़ गया है। अब उसका एक नतीजा आपने देखा होगा, पिछले 3 दिन में आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू और मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा जी कि अगर इंतखाबात आगे भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, यानी इंतखाबात 10 दिन लेट हो जाए, 10 साल लेट हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ताने बाने बने हुए हैं। सिंध में उनको हिस्सा मिल रहा है, केपीके में उनके गवर्नर है फजलुर रहमान साहब के, और उनको लगता है कि इलेक्शन हमारे लिए एक खौफ की इलामत बन चुका है। तो ये जो आपने कहा ना कि कुछ लोग शामिल होना चाहते हैं, ये वो लोग हैं, या तो ये पीटीआई में शामिल होंगे या ये आजादाना बुनियादों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और वहां से हिस्सा लेकर इनको इनडायरेक्टली पीटीआई की सपोर्ट हासिल होगी और ये अपने आप को पीटीआई का हमदर्द भी पेश करेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी चल रही है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी स्पेस इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इनको मिलती है और क्या ये आसानी से खान अब्बासी वगैरह भी हो सकते हैं जी, शाहिद खान अब्बासी या चौधरी निसार भी हो सकते हैं इसमें।
बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए ना, अब उन्होंने भी अपने सियासी कैरियर का कोई फैसला तो करना है, घर तो नहीं बैठना। हाँ चौधरी हाँ निसार तो काफी अच्छे से बैठे हुए हैं। अब ये मिफ्ता हाँ इस्माइल है, वो अब मुस्तफा नवाज खोकर है, खाकान अब्बासी हैं, और बहुत से लोग नाम है। अब ये सुना है कि सरदार लतीफ खोसा जो है, जिनके बारे में जरदारी साहब ने कहा वो तो हाँ पार्टी का विषय ही नहीं रहे। तो अब ये हाँ एतजाज हसन साहब के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। तो बहुत से हाँ। लोग हैं वुकला के अंदर भी जो पीटीआई का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, बड़े नाम है। लेकिन ये सुना है डिपेंड लतीफ करता है। खोसा साहब नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी जी, वो बकायदा प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है, पहले ये तो तय हो जाए कि इलेक्शन हो रहे हैं, एक बात। हाँ और दूसरी हाँ बात ये तय हो जाए कि इलेक्शन के बाद जो है पीटीआई के लिए रास्ता दिया जाएगा इनको इलेक्शन कैंपेन में आजादाना बुनियादों पर काम करने का। जब तक ये दो चीजें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आती, यानी आपका ख्याल है कि जरदारी ने और फजलुर रहमान ने ये जो बात की है कि अगर थोड़े से इलेक्शन आगे चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये किसी हाँ पॉलिटिकल आइसोलेशन में जब बात नहीं की है। उनको भी पता है कि पीछे खेल क्या खेला जा रहा है और एजेंडा हाँ क्या है, कैसे। अब देखिए ना, कल ताजिरों का एक बड़ा ग्रुप है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जनाब आप इलेक्शन ना करवाएं और 2 साल के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट बना दें, या 2 साल हाँ। के लिए इसी केयर टेकर गवर्नमेंट को ही इसी को आगे चलाएं। चलाएं। अच्छा, हाँ अब ये कौन लोग हैं, ये किसकी सरप्रस्ती में बोल रहे हैं, किसका एजेंडा लेकर सामने आ गए हैं? इस दुनिया के जमहूरी माशरों में ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार किया जाता है हाँ और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है कि भाई आप कौन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, जो आइन और कानून के बरक्स है, जमहूरियत के बरक्स है। लेकिन यहाँ तो दंदनाते फिर रहे हैं। हर बंदा कहता है कि इलेक्शन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इबाहम तो पैदा किया गया है। अब ये जो हमारे आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है, उसको भी हाँ जी खसूसी अहमियत दी जा रही है सारे तनाजुर में। अब देखते हैं कि जी। जब वो वहां से वापस आते हैं। आज देखिए ना, आज 12 तारीख 13 तारीख हो गई है। इलेक्शन का जी शेड्यूल आ जाना चाहिए कल तक, लेकिन अभी तक 15 इलेक्शन अक्टूबर का को लगी। शेड्यूल उस तरह से सामने नहीं आया है। तो इसलिए लोगों के अंदर इम्बिग्यूटी बढ़ रही है, इबाम बढ़ रहा है कि भी क्या वजह है कि हम अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग इलेक्शन ना होने की दवाइयां दे रहे हैं, इनके पीछे कौन है, किसका एजेंडा है? तो ये सारी पॉलिटिक्स जाहिर करती है कि इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ जो है नॉर्मल नहीं है। ये नहीं गैर है। मामूली ठीक। हालात है और गैर मामूली तरीके से मामला को डील किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो लेटरबाजी शुरू हो गई है जी, ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के दरमियान और कमिंग चीफ जस्टिस के दरमियान, तो ये क्या सूरत हाल है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने तो काजी साहब ने भी अब उसका जवाब दे दिया और उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया कि जी आपको 6 दिन की तनख्वाह मिलती है, आप करते 4.5 दिन काम है, तो आप लाहौर चले जाते हैं भाग भाग के। तो ये हो क्या रहा है जी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए ना, जो काम खुद जस्टिस फाइज ईसा ने किया था, अब जब उनके सामने आ रहा है तो उनके लिए मसला बना हुआ है। यही तो वो सूरत हाल थी जब बेंच फिक्सिंग की बातें हो रही थी, अपनी मर्जी के जजेस बनाने की बातें हो रही थी, सीनियर्स को बाईपास करने की बातें हो रही थी। तो आज वो सब चीजें हो रही है ना। और ये जो हाँ मुर्दे घोड़े निकालने की कोशिश की जा रही है, जो करंट हालात है जिसमें रोल प्ले करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वहां वो खामोश है। उसका मसला बन गया कि साहिब नहीं कहना, उसका मतलब यह है कि अदलिया नहीं कहना, उसका मतलब यह है कि जनाब पहले भुट्टो साहब का फैसला कर ले। अब वो कल मंसूर अली शाह ने बड़ी अच्छी बात की ना, उसने कहा जी अगर कल वो ट्रायल के सारे दौरान। के सारे लोग लेकर आ गए और कहने लगे, कहें कि माजी के सारे केस जो है वो रीओपन करें, तो क्या हम रीओपन करना शुरू कर देंगे? यानी अब हाँ आप देखिए ना, ये जो जिस तरह से हमारा अदालती निजाम चल रहा है, पहले से लोगों को उसके ऊपर तहफुजात है, कोई नई बात तो नहीं है। और ये जो अब आप देखिए ना, ये जो बेंच बनाए गए थे, इसमें वो तमाम जजेस जो दूसरी लॉबी के हैं, सो कॉल्ड, आपने उनको माइनस किया ना जी। तो इससे आपने हाँ तासुब तो वही दिया ना कि मैं भी अपनी मर्जी का बेंच बनाऊंगा। जो आप बंदयाल साहब के ऊपर इतराज कर रहे थे, वो काम आपने भी किया है। अच्छा, अब ये आपने भी खतो किताबत हो रही है तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? रियासती इदारे को हो रहा है ना जी। और रियासती बिल्कुल इदारे जो है वो खुद ही, उसका एक इदारा जो अदलिया है, वो अपने अंदर एक तनाव का माहौल रखता है, टकराव का माहौल रखता है, महाजराई का माहौल रखता है, बदइतमादी का माहौल रखता है। और मैंने पहले भी कहा था कि फाइज ईसा के आने के बाद ये टकराव और ये जो तनाव है ये खत्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और इसकी वजह यह है कि फाइज ईसा साहब का अपना एक मिजाज है, वो अपने तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। तो उससे लोगों को इतमाद में लेने की बजाय अब जो कहा गया है, हमें तो कुछ और कहा गया था, हो कुछ और रहा है, बताया कुछ और गया था, किया कुछ और जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन कम से कम एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं कोई इसको अच्छा साइन नहीं देख रहा हूँ। और ये हाँ। कोई और जो खुशी का पहलू जस्टिस नहीं है। जस्टिस नकवी साहब ये जो हैं वो भी, उनका भी देखे ना, वो भी क्या कह रहे हैं। वो भी आ गए। फिर उसके बाद जो हमारे पुराने जस्टिस एस खाजा साहब हैं, वो आ गए हाँ जो सामने आगे से। पिटीशन लेके। उन्होंने कहा जनाब ये हाँ तारिक साहब ने तो पहले फैसला कर दिया है,
अब ये बेंच का किस तरह से हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर मंसूर अली शाह ने कहा जी मैं बेंच का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये जो इस वक्त एक तनाव नजर आ रहा है अदलिया के अंदर, और जो असल मसाइल है जिन पे तवज्जो देनी चाहिए, जिन पर बात की जानी चाहिए, चाहे वो इंसानी हकूक से रिलेटेड है, चाहे वो गिरफ्तार लोगों के मसाइल हैं, चाहे वो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज है, लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज हैं, उन पर तो कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। बल्कि ऐसी ऐसी पटिशनें आ रही है कि जनाब इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, तो वो भी कबूल की जा रही हैं। और इंट्रा अच्छा, पार्टी इलेक्शन के अंदर ट्रायल की जी जी, जब ट्रायल की और बात हो इंट्रा रही थी तो पार्टी उसके बाद इलेक्शन को जी जी जी, और मैंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन, अदालतें बड़ी मुतहरिक नजर आती हैं। तो मेरा मतलब है जिन चीजों पे मुतहरिक होना चाहिए, जो हमारे आईनी और कानूनी तकाजे हैं, वहां तो हम जरा थोड़ा सा खामोश हैं या समझौते का शिकार है। और जहां हमें अच्छा, ये पॉलिटिकल जो स्कोर करना है एक दूसरे के खिलाफ, वहां पे हम बहुत ज्यादा पुरजोश नजर वो आते कर हैं। रहे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये ट्रायल से बाहर निकले हैं बिलावल साहब, तो आपको देखा होगा आपने कि जो उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू की है, और जिस तरीके से ऐसे लगा कि जैसे उनको तो केस का पता ही कुछ नहीं है। वो तो अहमद रजा कसूरी साहब को कह रहे थे कि जी देखें, जिसका इल्जाम है कि जिसको कत्ल किया गया वो तो यहाँ पे जिंदा बैठा हुआ है। उनको ये नहीं पता कि ये इनके वालिद साहब को कत्ल किया गया था। तो वो आगे कह रहे हैं, और रजा रबानी और अपना वो जो शहरी रहमान वगैरह जैसे लोग जो वो साथ खड़े हुए हैं, उनको बता भी नहीं रहे कि भाई आपको केस का पता होना चाहिए। तो ये जरदारी साहब फिर सही कहते हैं कि ये बच्चा है बिल्कुल। मैं तो कल बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन के, और जो गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर की है, उसके बाद तो मुझे जरदारी साहब पे ज्यादा यकीन हो गया है। और वो सही हाँ, कहते हैं कि अभी बच्चा जो है वो पॉलिटिकली मेच्योर नहीं है, और उसका विजन जो है, उसका विजडम वो नहीं है। यानी आप हाँ, अंदाजा लगाइए, 2023 में बैठ के बिलावल साहब का जो गुफ्तगू का मतन है, हाँ, उससे कोई 18 साल का नौजवान उनकी गुफ्तगू से मुतासिर होने वाला नहीं। किसी को वो अट्रैक्ट नहीं करते। और इतना झोल होता है उनकी गुफ्तगू के अंदर, इतना झोल होता है, यानी अंदाजा लगाइए कि हजरत जो है, उन्हें शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में भी सही तरीके से आगाही नहीं। कुछ और नहीं बहुत पता। सी बातों में बिलावल साहब जो कुछ कहते हैं, अब आप देखिए ना, जरदारी साहब ने आखिरी इंटरव्यू में कहा कि जी नवाज शरीफ को तो वो लाडला नहीं कहते, वो तो हाँ, इमरान खान को लाडला कहते हैं। और वो तो इमरान खान, नवाज शरीफ का नाम भी नहीं लेते। यानी नवाज शरीफ के बारे में जरदारी की स्ट्रेटेजी और है, और बिलावल साहब कल भी गुजरांवाला में बड़े अपना गरजे हैं नवाज शरीफ के बारे में। तो मेरा मतलब है, पहले तो ये बाप बेटा बैठ के जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये चूरन का मिक्सचर तो ठीक कर ले कि क्या गुफ्तगू हाँ, करनी है और क्या गुफ्तगू नहीं करनी है। एक का पराये दूसरा है, एक दूसरा जो है वो दूसरे मुकाम पे खड़ा हुआ है। और फिर गुफ्तगू का जो लबो लहजा है, मुझे देखिए ये सबसे ज्यादा नौजवान है इस वक्त बिलावल साहब, मरियम के मुकाबले में, नवाज शरीफ के मुकाबले में, शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जरदारी साहब के मुकाबले में, इमरान खान, फजलुर रहमान, इस सब के मुकाबले में नौजवान है। अगर हमारे नौजवान का ये हाल है, तो फिर बाकी क्या 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 बात की जा सकती है। और मैं वैसे भी, आपको पता है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बिलावल की गुफ्तगू को कभी भी मैंने सीरियस नहीं लिया। मैं पीपल्स पार्टी का रिफ्लेक्शन अगर मुझे देखना हो तो मैं जरदारी साहब को सुनता हूँ, और उनकी गुफ्तगू से मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो अगला लाहेमल है, या उनकी जो सोच है, वो किधर जा रही है। बिलावल शायद साहब वो को मायूस हो पार्टी गए के हैं। अंदर से 3-4 नौजवान मायूस हो उनके साथ होते हैं, पार्टी के जो हाँ। बुजुर्ग हैं वो जरदारी साहब के साथ खड़े। और शायद इसी वजह से वो चाहते हैं कि आसिफा जो वो सामने आए और वो आके लीड करें। मेरे लाजमी ख्याल है ये बात है वजह जब हो। कोई देखेंगे ना, देखिए ना, बिलावल साहब के पास अब ये आखिरी चॉइस है 2023 का इलेक्शन या 24 का इलेक्शन। अगर वो हाँ, यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते हैं अपनी क्यादत के साथ, और पार्टी वही सिंध तक महदूद रहती है, तो फिर बिलावल साहब के पास क्या ऑप्शन रह क्या जाएगा। ऑप्शन है, ये जो ठीक है। हमारे पास होता है कि जी एक नौजवान आया है और वो अपनी मदर की लेगेसी, अपने नाना की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब वो ट्रेन मिस कर चुके हैं, और वो समझौते की सियासत में इतने आगे चले गए हैं कि वो लंदन, अपना दुबई गए, वहां से जरदारी साहब दुबई गए, बेटियों को बिठा के मामला कुछ दो की बुनियाद पर तय कर लिया। ये कई दफा हो चुका है। इससे खुद और आप बिलावल सुने साहब की शादी भी हो कमजोरी रही का है। पहलू भी नुमाया तौर पर नजर आता है। ठीक है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि ये जो हमारी एक जो खातून जो गिरफ्तार है, खदीजा शाह साहिबा, उनको लाहौर से निकाल के कोयटा भेज दिया गया, और अब सुना है कि उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा जो है वो डाल दिया गया है। तो ये क्या मजाक हो रहा है जी? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी खवातीन के साथ इनको क्यों शर्म क्यों नहीं आती कि ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को। शुक्र शुक्र करे, अभी उन्होंने सिर्फ इनको कोयटा भेजा है, किसी और मुल्क में नहीं भेज दिया, किसी और मुल्क की इदारों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको तहवील में नहीं दिया। देखिए, मैं तो आफिया पहले सिद्दीकी कह का भी। चुका हूँ, जितने भी लोग हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं,
इनके खिलाफ ना तो मुकदमात सही तरीके से चल रहे हैं, ना उनका फेयर ट्रायल हो रहा है, ना उनकी प्रोसीडिंग जो है वो ठीक तरीके से चल रही है। सिर्फ वो एक अताब का निशाना बने हुए हैं पीटीआई के चक्कर में, और वो खड़े हुए हैं, इस्तकामत के साथ झुकने के लिए तैयार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब उनको काला पानी की सजा तो मिलनी चाहिए ना असूली तौर पर, क्योंकि आप इतनी जुर्रत का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं और क्यों करके दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम जो है वो एक बंदे के साथ खड़े हैं जिसका नाम इमरान खान है। तो ये खदीजा शाह का मामला हो, महमूद रशीद का मामला हो, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के मामलात हो, उमर सरफराज चीमा हो, इजाज चौधरी हो, वो फिरदौस शमीम नकवी हो, अली मोहम्मद खान हो, ये शहरियार आफरीदी हो, इस तरह की ये जो अपना हमारी खातून है आलिया हमजा है, ये है वो दूसरी सनम जावेद है, ये सब लोग जमीर के कैदी हैं। इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये विड्रॉ करें और इमरान खान से बगावत करने का ऐलान करें और बताएं कि जनाब ये सारी साजिश इमरान खान ने तैयार की थी, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरा यह कि जनाब ये जो वक्त अभी उन्होंने गुजारा है 6, 7, 8 महीने, इसको मजीद गुजारे, अभी सख्ती खत्म नहीं हुई है, अभी नरमी का फैसला कोई नहीं हुआ है। जब नरमी का फैसला होगा तो जिस तरह से नवाज शरीफ लाडले से लाडला प्लस बन गए हैं, इसी तरह से इन लोगों को भी बाहर आने का मौका मिल जाएगा। सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये है कि मैं ज़रा ख़वातीन हज़रात आपको बताऊं कि मैंने एक इंटरव्यू किया था आज एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, और वो जो ये फैसला आया है कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर मैंने उनसे बात की है। ये हम इसके ऊपर अलहदा से भी बात करेंगे, और सलमान भाई से भी मैं चाहूँगा कि किसी वक्त हम इसके ऊपर तफसील से ज़रा बात करेंगे कि कश्मीर का जो मामला है वो अब कहाँ पे है, हमारे पास ऑप्शन। और मेरी गुजारिश होगी कि सब लोग ये इंटरव्यू देखिएगा, उसके ऊपर अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू।